Good morning, dear students. Once again, मैं जेपी चौधरी आपको फिर नया वीडियो लेके आया हूँ इतिहास का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पिछली वीडियो में आपने क्रांतिकारियों के युग तक पढ़ा। इस वीडियो में अब मैं रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना, यानी राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था उसमें रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना का भी योगदान था। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों के क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ, इसमें राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने अहम भूमिका निभाई। ध्यान रखना, कला, काव्य, कहानियों, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रीय भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। हम रूमानीवाद को देखें, जो कि ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता। खासतौर पर रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क, वितर्क और विज्ञान के महामंडन की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और राष्ट्रवादी भावनाओं पर जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। जर्मन दार्शनिक थे योहान गॉटफ्रीड, जिसने रूमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जनकाव्यों और लोक नृत्यों में प्रकट होती थी। वो अपने लोकगीतों के और जन काव्यों के माध्यम से लोगों में ऐसे उन्होंने विचार फैलाए जिससे उन्हें राष्ट्रवाद की भावना उनमें प्रकट हो गई। इसी लोक संस्कृति इन प्रारूपों को एकत्रित अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक। स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकीकृत करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्र भावना का फैलाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जिसमें से अधिकांश निश्चित थे। यह खासतौर पर पोलैंड पर लागू होता था, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया। तो इस प्रकार रूमानी और राष्ट्रीय भावनाओं ने भी यूरोप में राष्ट्रवाद को भी बढ़ावा प्रदान। अगला टॉपिक है भूख और कठिनाइयों और जन विद्रोह। भूख और कठिनाइयों और से भी जन विद्रोह हुआ। 1830 दशक में क्या हुआ था, 19वीं सदी के प्रथमार्ध यूरोप में बहुत ज़बरदस्त जनसंख्या की वृद्धि हो जाती है। ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। ग्रामीण क्षेत्रों की अधिक आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। नगरों के छोटे उत्पादक अक्सर इंग्लैंड में आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से कड़ी स्पर्धा का उन्हें सामना करना पड़ा था। इंग्लैंड में औद्योगिक का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। महाद्वीप में प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि इसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था। केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। यूरोप के इन इलाकों में जहाँ कुलीन वर्ग अभी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों को बोलते दबे हुए थे। खाने पीने की चीज़ों का मूल्य बढ़ने और फसल खराब होने के कारण शहरों गाँव में व्यापक गरीबी फैल गई, जिसके कारण वहाँ पर भूख और कठिनाइयाँ से जन विद्रोह। तो 1848 में एक ऐसा वर्ष आया था जहाँ खाने पीने की चीज़ों की कमी व्यापक कमी हो गई, बेरोजगारी भी फैल गई। पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए, जगह जगह अवरोध लगा दिए गए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर कर दिया। राष्ट्रसभा ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित कर दिए। तो ये था गरीबी और उसके कारण भुखमरी के कारण हुई जन विद्रोह पर। अब आता है 1848 में उदारवादियों की क्रांति। उदारवादियों ने भी वहाँ पर क्रांति कर दी। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी और बेरोजगारी की भुखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, उसके समानांतर पढ़े लिखे जो लोग थे, एक क्रांति मध्य वर्ग की एक क्रांति भी हो रही थी। 1848 घटना में राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और एक गणतंत्र की घोषणा की। सभी पुरुषों के सार्वभौम के मताधिकार पर थी। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में नहीं आए थे, जर्मनी, इटली, पोलैंड, हंगरी और साम्राज्य, वहाँ के उदारवादी मध्य वर्ग स्त्री पुरुषों के संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीयकरण की मांग से जोड़ दिया गया। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्र राज्य संविधान से प्रेस और स्वतंत्रता के संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था।
जर्मनी इलाकों में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला करता है वहाँ पर। और 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया और सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी ये सभा। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की कोशिश की और तो उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया। वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्ग का प्रभाव अधिक था। उन्होंने मजदूरों कारीगरों की मांगों का विरोध किया जिससे उसके समर्थन अंततः सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली को मजबूरन भंग करना पड़ा। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं की राजनीति अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था क्योंकि वो महिलाओं को वहाँ पर राजनीतिक अधिकार नहीं देना चाहते। हालांकि आंदोलन में वर्षों में बड़ी संख्या में महिलाओं को सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों से शिरकत। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रह गया। सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई। तभी महिलाओं को केवल प्रेक्षकों के ऐसे दर्शक दीर्घा में खड़े होने के लिए वहाँ पर उनको पर आज्ञा दी है। हालांकि रूढ़वादी ताकतें 1847 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में कामयाब हुई और 1848 के बाद के मध्य वर्षों में यूरोपीय निरंकुश राजशाहियों ने परिवर्तन को आरंभ किया और पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हेम्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों को रूस में भूदासर बंधुआ मजदूर और समाप्ति कर दी। हेम्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की। हालांकि निरंकुश में 11 के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हो। अब अगला टॉपिक है जर्मनी और इटली का एकीकरण कैसे होता है। जर्मनी क्या सेना राष्ट्र का निर्माता हो सकता था? क्या होता है 1840 के बाद यूरोप राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति में अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता बढ़ाने और पूरे यूरोप में राजनीतिक व्यवस्था हासिल करने के लिए रूढ़वादियों ने अक्सर राष्ट्रीय भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर इस प्रक्रिया को देखा जा सकता है कि जर्मनी और इटली एकत्रित होकर राष्ट्र राज्य बने और राष्ट्रीय भावना मध्यवर्गीय जर्मनी में काफ़ी व्याप्त थी और उन्हें 1848 में जर्मन महासंघ विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। राष्ट्र निर्माण किया। उदारवादी पहले राजशाही फौज को ताकत से मिलकर दबा दी गई। प्रशासन ने बड़े भूस्वामियों ने समर्थन किया। इसके पश्चात प्रशासन ने राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किया जिसका प्रमुख मंत्री ओटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था जिसका इस प्रक्रिया को उसने अगुवाई की, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा में जीत हुई और इस प्रकार इटली के एकीकरण की जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साई में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। ये था इटली जर्मनी का एकीकरण। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको इटली के एकीकरण के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।